हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किस प्रकार से आप जो है अपनी क्लास 10th का साइंस का सिलेबस पूरा फिनिश कर सकते हैं, अपना कंप्लीट सिलेबस इंक्लूडिंग पीवाईक्यू। ठीक है, आप पीवाईक्यू भी साथ में करेंगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ सिलेबस सिलेबस करते रहेंगे, आप पीवाईक्यू भी कर लेंगे और ये सब कुछ आप करेंगे मात्र 50 दिन के अंदर। ये 50 डेज की स्ट्रेटजी क्यों बनाई गई है, क्या इसके पीछे मोटिव है? इसके पीछे कुछ भी मोटिव नहीं है, ये डिपेंड करता है कि अगर आप करना चाहते हैं तो आप देख रहे हैं, डेट सेट। ठीक है, ये सीधा सा हिसाब है इसका। और रही बात, देखो अभी ये वीडियो जब अपलोड हो रहा है तो अभी टाइम चल रहा है, यहाँ पे जून का टाइम चल रहा है, मिड ऑफ जून का टाइम चल रहा है। ठीक है, तो ये मिड ऑफ जून में अपलोड हो रही है वीडियो। तो इसके अकॉर्डिंग मान के चलता हूँ कि आपका सिलेबस जो है अगस्त तक प्रॉपरली पूरा हो जाना चाहिए। मैं जानता हूँ 50 से ज़्यादा दिन हो जाएंगे, लेकिन फिर भी आपका अगस्त के अंदर सिलेबस पूरा जाके खत्म हो रहा होगा तरीके से। ठीक है, और सिलेबस की बात करें तो आपका अगस्त तक हो ही जाना चाहिए प्रॉपर तरीके से। अगस्त तक आप सिलेबस कर लो, उसके बाद आप जो रिवीजन करते रहो अपने एग्जाम तक के लिए। ठीक है, तो आपको काफ़ी अच्छा खासा टाइम भी मिल जाएगा और ज़्यादा प्रैक्टिस करने के लिए। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि सिलेबस आप बहुत जल्दी कवर करें। किसी भी बच्चे का टारगेट पहला यही होना चाहिए कि सिलेबस पहले जल्दी कवर कर लो, रिवीजन तो बाद में होती रहेगी साथ के साथ। ज़्यादा टाइम मिलेगा, उसमें रिवीजन ज़्यादा कर पा रहे होंगे। सिलेबस कंप्लीट करना मेन इशू नहीं है, रिवीजन करने का ज़्यादा टाइम मिलना चाहिए, वो ज़रूरी है हमारे लिए। इसलिए सिलेबस को जल्दी करना आवश्यक है, और कैसे जल्दी करेंगे इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो पूरा एंड तक इसको देखना। देखो इसका जो पूरा शीट होगा, आपको हो सकता है पीडीएफ फॉर्म में मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर अपलोड कर दूंगा, तो वहाँ से आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं इसको। ठीक है, देखो यहाँ पे तो पहले हम बात कर रहे थे, देखो सिलेबस देख लेते हैं। सिलेबस मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को पता होगा, फिर भी हम इसको एक बार डिस्कस जरूर करना चाहेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। केमिस्ट्री के अंदर क्या है आपका, केमिस्ट्री के अंदर 25 मार्क्स हैं आपके। केमिस्ट्री के अंदर अकेले 25 मार्क्स कंटेन करता है वो आपके। ठीक है, तो केमिस्ट्री आपका 25 मार्क का हो गया। और यहाँ पे वर्ल्ड ऑफ लिविंग यानी कि आपका बायोलॉजी वाला सेक्शन जो है वो 25 मार्क का हो गया। यहाँ पे नेचुरल फिनोमेनन से आपके 12 मार्क का है। अपना जो इलेक्ट्रिसिटी करंट वाला है उसमें से 13 मार्क का, और एक नेचुरल रिसोर्स का चैप्टर है जो कि एक खुद ही एक अकेला चैप्टर है। ठीक है, वो 5 मार्क्स का है, जो कि बहुत ही ईजी है। वो 5 मार्क्स तो आप मतलब यूं ही ले लोगे, उसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, बहुत आसान चैप्टर होता है वो। और रही बात केमिकल सब्सटेंस है जो कि 25 नंबर का है, वर्ल्ड ऑफ लिविंग 25 नंबर का है। तो कोई ऐसा है जिसको लग रहा है कि उसका कोई पोर्शन वीक है, तो वो इसके अकॉर्डिंग भी एडजस्ट कर सकता है। जैसे कि हो सकता है कि वो साइंस के अंदर अगर केमिस्ट्री उसको इतना पसंद ना आ रहा हो, तो वो बाकी सेक्शंस को कवर कर सकता है अच्छे से। ठीक है, और केमिस्ट्री भी ऐसा तो नहीं बिल्कुल नहीं पड़ेगा, तो कुछ तो पड़ेगा, तो मार्क्स इंप्रूव हो जाएंगे ठीक ठाक। ठीक है, बाकी कोशिश ये होनी चाहिए कि पूरा सेक्शन जितना भी है सब कुछ अच्छे से कवर करना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। यूनिट आपकी, ठीक है, यूनिट्स वगैरह यहाँ पे मेंशन कर रखी है। ठीक है, कौन सी यूनिट है क्या है, एक सेकंड, इसमें आई थिंक ये चीज़ मिसिंग है। एक स्लाइड इसमें से गायब है, नहीं स्लाइड एक्चुअली बाद में लग गई है, तो ये पहले लगी होनी चाहिए थी। देखो यहाँ पे, तो इसमें एक रूल फॉलो करना है आपको, सिंपल सा। पहली बात तो पढ़ना आपको डेली है। ठीक है, 1.5 से 2 घंटे कम से कम आप पढ़ोगे तभी इस वीडियो को देखो। अगर इतना नहीं पढ़ोगे, कम से कम 1.5 घंटा मिनिमम कह रहा हूँ, 2 घंटा या 2 से ऊपर भी पढ़ सकते हो। जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो, अच्छी बात है। ठीक है, तो कम से कम इतना तो आपको पढ़ना ही है। अगर आप इतना नहीं पढ़ रहे हो तब तो कोई मतलब नहीं है इस वीडियो का। ठीक है, देखो यूनिट 1 में क्या था आपका, चैप्टर कौन कौन से बात करता हूँ, यहाँ पे केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन चैप्टर है, सबसे पहला चैप्टर हमारी बुक का। और ये बहुत ही इजी चैप्टर है, इससे आसान चैप्टर आपको नहीं मिलेगा, बहुत आसान चैप्टर है ये। केमिस्ट्री के अंदर कह रहा हूँ, ठीक है, केमिस्ट्री के अंदर बहुत ही ज़्यादा आसान चैप्टर है, आप इसको इजीली कवर कर लेंगे। बहुत ही इतना का नहीं है, इसके अंदर कुछ हार्ड कॉन्सेप्ट नहीं है, इजी इजी है बिल्कुल। आपको बस इक्वेशन याद कर लेनी है, आप सीख जाओगे, सिंपल है बिल्कुल। ठीक है, तो बहुत ही ईजी चैप्टर है ये। उसके बाद बात करें यहाँ पे एसिड बेसिस एंड सॉल्ट का चैप्टर है, जिसके अंदर लर्निंग का कंटेंट ज़्यादा है। अब लर्निंग क्या, क्योंकि इसमें सॉल्ट्स वगैरह का आता है, वो सब कुछ याद करना पड़ता है, उनका फॉर्मेशन वगैरह है ना, प्रिपरेशन कैसे होती है उनकी, तो वो सब कुछ तो आपको याद करना पड़ेगा इस चैप्टर के अंदर। जो सीधी सी बात है वो है। ठीक है, बात करें मेटल नॉन मेटल के अंदर, तो ये उतना ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा लर्निंग है इसके अंदर, बट फिर भी लर्निंग तो देखो आपको पूरे सिलेबस के अंदर ही करनी पड़ती है। कोई ये ना बोले कि सब कुछ कंसेप्चुअल है, वो सिर्फ समझ के सब कुछ कर देगा, ऐसा नहीं होगा। आपको चीज़ें याद करनी पड़ेंगी, बिना याद की चीज़ें होती नहीं है। आपको नहीं याद आएंगे एग्जाम में बैठ के एकदम से, केमिकल रिएक्शन याद नहीं आएगी आपको। आपको कोई फॉर्मेशन एकदम से याद नहीं आएगा, आपको उसको रटना पड़ेगा, एक बार याद करना पड़ेगा दिमाग के अंदर, जब ही याद आएगा। ठीक है, और मेटल नॉन मेटल आपका जो है ठीक ठाक चैप्टर है, इतना हार्ड भी नहीं है और ईजी भी नहीं है इतना। बात करें कार्बन एडेंट्स कंपाउंड की, तो ये चैप्टर जो है लेंदी है थोड़ा, थोड़ा क्या एक्चुअल में लेंदी है ये भी, जैसे एसिड बेस एंड सॉल्ट भी लेंदी है एक्चुअली में, तो कार्बन कंपाउंड्स भी लेंदी है। ठीक है, और केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते वक्त सबसे इंपॉर्टेंट बातें क्या है जो आपको याद रखनी दिमाग के अंदर, कि जितनी भी इक्वेशन है वो आपकी टिप्स पे होनी चाहिए। कोई भी इक्वेशन आपसे पूछी जाए आप तुरंत उसको बता दें। ठीक है, आपको एग्जैक्ट वो इक्वेशन प्रॉपरली कैसे लिखी जाती है उस मैनर में आपको पूरे तरीके से आनी चाहिए। तो इक्वेशन बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी, आपको डिटेल में आनी चाहिए जैसी होती है। उसके अलावा केमिस्ट्री के अंदर जो भी एक्सेप्शन है वो आपको आना चाहिए। एक्सेप्शन क्या होता है, एक्सेप्शन होता है ना, जैसे कि मतलब कोई चीज़ जो कि मतलब होनी चाहिए बट वो नहीं होती है,
ठीक है, वो एक्सेप्शन है, वो आपको याद करनी है। ठीक है, फैक्ट्स बेस्ड जो डेटा होता है, जैसे कि मरकरी आपका मेंटल है, लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, ब्रोमीन आपका नॉन मेंटल है, इस तरह के फैक्ट्स तो आपके दिमाग के अंदर होने चाहिए जो भी बुक्स में दे रखे हैं। ठीक है, क्योंकि कई बार इनसे 1 मार्क का सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बात करते हैं केमिस्ट्री के अंदर कॉन्सेप्ट पे आपको फोकस जरूर करना है। कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा कहाँ लगेगा आपका, तो वो लगेगा नोमेनक्लेचर के अंदर। नोमेनक्लेचर पूरा टॉपिक है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के अंदर, और यही इस चैप्टर का बहुत ज्यादा हाई वेटेज कंटेन करता है। तो नोमेनक्लेचर आपको बहुत तरीके से सीखना है। आप किसी भी कंपाउंड को देख के उसका नाम बता सकते हैं कि उसका नाम क्या है, ये सीखना आपको आवश्यक है। ठीक है, ये बहुत कंपलसरी है, इसके बिना आप जो बहुत सारे मार्क्स लूज कर रहे होंगे एग्जाम के अंदर भी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं यूनिट 2 के अंदर। यूनिट 2 के अंदर आपका क्या है, बायोलॉजी है, जिसमें कि लाइफ प्रोसेस, बहुत ही लंबा चैप्टर तो नहीं कह सकता बट फिर भी लंबा है वो। उसके अंदर लर्निंग कंटेंट काफी ज्यादा है और बहुत सारी बातें याद रखने की है जो कि करनी पड़ेंगी, और बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि आप सिर्फ समझ के भी याद रख लोगे उसको, इतना मुश्किल नहीं है उसके अंदर। फिर बात करें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, तो सिंपल है, इसके अंदर हार्मोन्स वगैरह आपको याद करना है। ठीक है, बेसिक जो आपका सिस्टम है, किस प्रकार से बॉडी रिस्पॉन्स कर रही है, वो आपको बस समझना है यहाँ पे। रिप्रोडक्शन जो है ईजिएस्ट चैप्टर है, इससे आसान चैप्टर नहीं है बायोलॉजी के अंदर, बहुत छोटा चैप्टर है क्योंकि ये, और तुरंत हो जाएगा चैप्टर। ठीक है, बहुत कम टाइम में आप कर लोगे इसको, और आसान चैप्टर है ये। हेरिडिटी की बात करें तो इसके अंदर कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट किस चीज़ का है, वो इनहेरिटेंस वगैरह का कॉन्सेप्ट है, वो आपको सीखना है, क्या डोमिनेंस है, ये रिसेसिव क्या होता है, कैरेक्टर क्या होता है, ये सब कुछ आप सीख लेंगे तो बस उतना ही कॉन्सेप्चुअल है। बाकी हेरिडिटी में इतना कुछ आपका ऐसा नहीं कि थ्योरेटिकल बहुत लंबा लंबा कुछ लिखवा लेगा आपसे, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपसे वो बेसिक बेसिक चीज़ें पूछेगा इसके अंदर। ठीक है, बायोलॉजी के अंदर देखो ये तो बात तो माननी पड़ेगी कि मैक्सिमम जो कॉन्टेंट है वो लर्निंग का ही है, इसमें ज़्यादातर लर्निंग ही फोकस करना है आपको, और डायग्राम जरूर प्रैक्टिस करना है। डायग्राम इन द सेंस चैप्टर में जितने डायग्राम दे रखे हैं, ठीक है, कोई सा भी डायग्राम, आपको सारे डायग्राम बायोलॉजी के आने ही चाहिए। डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो डायग्राम तो वैसे फिजिक्स में भी कुछ कुछ होंगे, है ना, जैसे कि अपना लेफ्ट हैंड वगैरह का होता है, तो वो सब कुछ आना चाहिए आपको वहाँ पे। फिजिक्स में डायग्राम आना चाहिए, केमिस्ट्री में ऐसा कोई डायग्राम का रोल है नहीं आपका, है ना। उसमें भी पहले इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर से होता था, तो वो ऐसा तो है नहीं कि क्वेश्चन पूछ के डायग्राम बनवाएगा उसका, ऐसा कुछ नहीं होता, वो सिंपल कॉन्सेप्ट पूछता है उसके ऊपर भी। तो बायोलॉजी के अंदर तो डायग्राम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ तो डायग्राम्स का इंपॉर्टेंट रोल प्ले बहुत ज़्यादा करता है, क्योंकि आपसे सीधा लेबलिंग भी पूछ सकता है, आपसे सीधा हो सकता है लेबलिंग पूछ ले, या आपको ऐसा कोई आंसर देना है जो आपको प्रॉपरली ना आता हो इतना थ्योरेटिकल लिखना, तो आप डायग्राम बना के उसमें मार्क्स अपने सेव कर सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये बात क्लियर हो गई होगी यहाँ पे। बात करते हैं यहाँ पे यूनिट 3 की। इसके अंदर क्या है आपका, ये आपका काफ़ी बड़ा है यूनिट 3 भी, क्योंकि इसके अंदर आपका लाइट का चैप्टर है, और लाइट का चैप्टर बहुत सारे बच्चों को मुश्किल लगता है। मुश्किल इसलिए लगता है क्योंकि उसके ऊपर एक्चुअली में वो टाइम स्पेंड नहीं करते। तो अगर आप चाहते हैं कि इस चैप्टर को अच्छे से कवर करें, तो आपको एक चीज़ यहाँ पे ध्यान में रखनी है कि थ्योरी इसके अंदर बहुत कम है। ऐसा नहीं कि थ्योरी बहुत सारी दुनिया भर की, ऐसा नहीं, थ्योरी कम है। न्यूमेरिकल्स और फॉर्मूलाज पे ज़्यादा फोकस करेंगे तभी आप इस चैप्टर के अंदर मार्क्स ला पाएंगे, क्योंकि मैक्सिमम चांसेस हैं एग्जाम में क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल ही आएगा, और आता ही न्यूमेरिकल ही आएगा। न्यूमेरिकल आ जाएगा, फिर आपसे सॉल्व नहीं होगा, आप थ्योरी पढ़ के आंसर, उससे क्या फायदा आपका ना। तो फोकस करना है आपको, न्यूमेरिकल्स और फॉर्मूलाज पे फोकस करना है। ठीक है, चैप्टर जो है नॉट ईजी लिखा है, नॉट ईजी मतलब ये नहीं कह रहा कि बहुत मुश्किल है, बस ये आसान नहीं है, ये आपके दिमाग के अंदर डाल रहा हूँ ताकि आप थोड़ा सीरियस हो जाए इस चैप्टर को लेकर, और पहले इसको पढ़ लें सही समय से। ठीक है, इसके अंदर कॉन्सेप्ट जो ज़्यादा है, रूल्स ज़्यादा हैं, तो वो सब सारी चीज़ें आपको रिकॉल करके रखनी पड़ेंगी। काफ़ी चीज़ें आपको मद्देनजर रखनी पड़ेगी कोई भी क्वेश्चन को करते वक्त, तो इसीलिए चैप्टर काफ़ी ज़्यादा खुद में इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद जो इसी में चैप्टर आता है इसी यूनिट के अंदर, जो कि ह्यूमन आई कलरफुल वर्ल्ड है, ये उतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि इसके अंदर क्या आपका ह्यूमन आई का मेन कॉन्सेप्ट है, कौन कौन सा डिफेक्ट्स होता है, उसको ठीक कैसे कर सकते हैं, पर जो ठीक करने वगैरह वाली चीज़ें हैं, है ना, वो सारा कॉन्सेप्ट हमारा इस लाइट चैप्टर से, यानी लाइट पढ़ेंगे तभी आप इस चैप्टर को भी समझ पा रहे होंगे ठीक से, नहीं तो ये चैप्टर भी आपके दिमाग के ऊपर से जा सकता है। जो बात क्लियर है वो बता दी गई है आपको। बात करते हैं यहाँ पे यूनिट 4 के अंदर करंट इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक इफेक्ट से। बहुत प्यारा है ये कॉन्सेप्ट जो भी है यूनिट 4 के अंदर, क्योंकि मुझे लगता है आई थिंक फिजिक्स के अंदर ये इजी सेक्शन है और बहुत सारे बच्चे इसको इजीली कवर कर लेते हैं। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी मैक्सिमम जो है फॉर्मूला बेस्ड ही, ऐसा नहीं कि बहुत डीप थ्योरी है इसके अंदर, आप सिर्फ फॉर्मूलाज पे फोकस करें। ठीक है, फॉर्मूलाज फोकस कर लें, बहुत है आपके लिए। फॉर्मूला आता है आपको, आप उसको अप्लाई करना जानते हैं, आप यूनिट कन्वर्जन करना जानते हैं, आप सॉल्व कर लेंगे चीज़ों को। मैग्नेटिक इफेक्ट्स के अंदर क्या है कि आपका कॉन्सेप्ट बेस्ड है, इसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट बेस्ड, इसमें क्या है न्यूमेरिकल का बहुत कम चांस रहता है, या कोई क्वेश्चन भी पूछेगा तो वो एक कंसेप्चुअली क्वेश्चन होगा। ठीक है, आप कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा आपसे, ऐसा नहीं होगा कि आपसे कुछ सॉल्व करवा लेगा, वहाँ पे सॉल्व नहीं करवाएगा, वो कॉन्सेप्ट से रिलेटेड पूछेगा। ठीक है, ये चैप्टर्स ईजी है। ईजी कैसे, अगर आप इनको प्रैक्टिस कर लोगे ना, जैसे आपको लाइट से भी बहुत कम टाइम लगेगा इस चैप्टर के अंदर, इसको प्रैक्टिस कर लोगे आपका चैप्टर बहुत अच्छा हो जाएगा। ये बस क्या करना है, इसके अंदर जो न्यूमेरिकल्स वगैरह होते हैं इसके, और जो डायग्राम रिलेटेड जो सर्किट डायग्राम के जो क्वेश्चन आते हैं वो आप कर लो अच्छे से, डेट सेट, उससे ज़्यादा आपको कोई मेहनत नहीं लगेगी इसके अंदर। यूनिट 5 की बात करें,
तो इसके अंदर एक चैप्टर है आवर एनवायरनमेंट, इतना आसान चैप्टर है, आपको कुछ नहीं करना, आप अपनी बेसिक नॉलेज से भी आंसर दे सकते हैं अगर आपने आज तक ठीक से पढ़ाई करी है तो। बहुत बेसिक बेसिक चीज़ें, बायोडिग्रेडेबल क्या होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होता है, ये तो आप एनवायरनमेंट में नॉर्मल चीज़ें जो आप देखते हैं, ठीक है। इस चैप्टर की वजह से इतनी ऐसा कोई नीड नहीं है, लेकिन करंट सिनेरियो को देखते हुए कि कैसा हमारा क्लाइमेट वर्क करता है वगैरह वगैरह, उस चक्कर में इस चैप्टर को डाल दिया जाता है, ठीक है। नहीं तो इतना ऐसा नहीं कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, लेकिन फिर भी ठीक है, 5 मार्क का तो आ ही रहा है, तो 5 मार्क तो आपको दिलवाएगा एग्जाम के अंदर, इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए यहाँ पे, ठीक है। तो स्टडी की मैंने बात करी थी आपको कि कम से कम 1.5 से 2 घंटे तो कम से कम पढ़ना है आपको। अगर आप 1.5 से 2 घंटे नहीं पढ़ रहे हैं तो फिर आपका फ़ायदा नहीं है, इसको आप फॉलो भी नहीं कर पा रहे होंगे, मैं पहले ही बता दूं आपको, ठीक है। ऐसा नहीं कि बहुत इजीली 50 दिन के अंदर फॉलो हो जाएगा। अगर आप 1.5 से 2 घंटे नहीं बैठ पाएंगे, सिटिंग नहीं कर पाएंगे साइंस के लिए, स्पेसिफिक साइंस के लिए बोल रहा हूँ, बाकी पढ़ाई तो आपकी बात की बात है जो आप बाकी पढ़ेंगे, ठीक है। इसके लिए अगर आप इतना टाइम स्पेंड नहीं करेंगे तो 50 दिन वाली स्ट्रेटजी आप फॉलो नहीं कर पा रहे होंगे। आपको करना क्या है, अपने नोट्स को रिवाइज करना है हर थर्ड डे, यानी जितना आपने पढ़ लिया उसको हर तीसरे दिन पे रिवाइज करते रहो। अगर रिवाइज नहीं करोगे तो भूलते जाओगे तो फायदा क्या पढ़ने का, है ना। भूलना नहीं है, चीज़ों को रिटेन करना है, दिमाग के अंदर पढ़ते रहना है, ठीक है। अपने दिमाग के अंदर से एक्टिव रिकॉल करना है, बार बार चीज़ों को बार बार खुद से मेमोराइज करना है, क्या था रिकॉल करना है उसको, ठीक है। ये चीज़ है। उसके अलावा एक सेल्फ असेसमेंट लेना है एवरी वीक, हर हफ्ते आपको खुद का टेस्ट लेना है। खुद का टेस्ट आप कैसे लेंगे, 2 तरीके, या तो आप PYQ से कर लो, या तो कहीं से टेस्ट सीरीज मिलती है उसको उठा लो, और नहीं तो एक और तरीका है कि आप एक पेज पकड़ो, पेज पे अपना जो भी चैप्टर आपने पढ़ा है, जो भी कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है, उसके जो क्वेश्चन आपको मुश्किल लगे उन क्वेश्चंस को एक पेज पर नोट डाउन कर लो, उसको कहीं रख लो साइड में। संडे का दिन आता है, उसको उठाओ, उसको सॉल्व करो खुद से, खुद चेक करो, मार्किंग करो इसकी, ठीक है। ऐसे करके आप जो है सेल्फ असेसमेंट करोगे तो आपको खुद समझ में आएगा आप कहाँ गलतियाँ कर रहे हो और कैसे उसको इंप्रूव कर सकते हो, ठीक है। और AI का ज़माना है तो आपको ये क्वेश्चन नहीं होना चाहिए कि यार मैं इसको इंप्रूव कैसे करूँगा, मुझे चीज़ें नहीं पता। AI का टाइम है, आप AI यूज़ कर सकते हैं, ChatGPT यूज़ करो, जेमिनी यूज़ करो, कुछ भी यूज़ करो, वो आपको बता देगा कि कहाँ गलतियाँ हैं, क्या चीज़ें इंप्रूव की जा सकती हैं, ठीक है। सो वी आर लिविंग इन AI एरा, सो यू शुड नॉट बी लाइक अब मैं क्या करूँ, मैं खुद कैसे पढ़ सकता हूँ, ठीक है। वो ज़माना जा चुका है, आप बहुत कुछ पढ़ सकते हैं, आज की डेट में बहुत चीज़ें एडवांस हो चुकी हैं, ठीक है। आपके पास बुक नहीं, आप जब भी पढ़ सकते हैं, लेकिन फिर भी बुक से पढ़ना चाहिए, ठीक है। उससे आपकी एक हैबिट मेंटेन रहती है अच्छी पढ़ाई वाली। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं डे वाइज आपको कैसे शेड्यूल को फॉलो करना है, ठीक है। हाँ, एक चीज़ मैंने यहाँ पे बोली थी कि बुक रीड वाली, तो क्या NCERT रीड करनी है, प्रश्न याद है दिमाग के अंदर हमारे। तो देखो NCERT रीड करना वैसे तो आवश्यक है, बिल्कुल आवश्यक है, बट आप सिर्फ ये देखो कि आप 50 दिन के अंदर सिर्फ NCERT भी रीड कर लो और पूरा सब कुछ समझ लो, ऐसा नहीं हो पाएगा, ठीक है। NCERT थोड़ी सी लैंग्वेज ऐसी होती है कि बच्चों को जल्दी क्लियर होती नहीं है, तो बेटर है कि आप कहीं पढ़ने जाते हैं, है ना, वहाँ से चीज़ों को समझ रहे हैं तो ठीक है। वैसे तो 50 दिन की स्ट्रैटेजी तो डेफिनेटली आप खुद से ही करने वाले हैं, क्योंकि आप कहीं पढ़ने जा रहे होंगे तो ऐसा तो होगा नहीं आप उनको जाकर बोलोगे कि मैंने कोई 50 दिन का वीडियो देखा है ऐसा पढ़ा दूँ, तो ऐसा तो नहीं होगा, है ना। तो आप ये डेफिनेटली खुद से कर रहे होंगे तो हाई चांसेस है कि आप जो है आप यूट्यूब खोलेंगे, लेक्चर्स खोलेंगे, या कोई आपने हो सकता है बैच ले रखा हो तो उसका कोई वीडियो देखेंगे, ऐसा कुछ सोच रहे होंगे आप, है ना। तो आप किसी का भी सीरीज़ वगैरह किसी भी टीचर को फॉलो कर सकते हैं, सभी टीचर अच्छा पढ़ाते हैं। और 10th क्लास में ऐसा है नहीं कि कोई कॉन्सेप्ट बहुत हार्ड है कि कोई टीचर आपको बोल रहे हैं कि मैं जैसा पढ़ा रहा हूँ वैसा कोई नहीं पढ़ाएगा आपको, ऐसा कुछ नहीं है, सब सेम ही पढ़ाते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट सेम ही रहता है, ऐसा नहीं कि कोई कुछ अलग आपको पहाड़ पढ़ा देगा, इसके अंदर सेम टॉपिक है, सारे टीचर अच्छा पढ़ाते हैं, किसी भी पढ़ सकते हो, ऐसा कोई इसमें डिफिकल्टी नहीं है। बस कोशिश करना कि अगर हो सके तो जैसे अगर वन शॉट भी देख रहे हो तो लंबे वाले देखना जिसमें ज़्यादा टाइम स्पेंड किया जाता है, क्योंकि उसमें ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी तो आप जो टाइम भी अच्छा खासा स्पेंड कर पा रहे होंगे उसके अंदर, ठीक है। और अच्छी प्रैक्टिस होगी आपकी, मेन बात ये है मेरी यहाँ पे, ठीक है। और ऐसे नहीं जाना आपको कि यार कोई बहुत फेमस है तो मैं उसका वो देख लूँ, वन शॉट देख लूँ, कुछ देख लूँ, ऐसा नहीं करना है। आपको जो टीचर आपको जो बेस्ट सूटेबल लगता है आप उसका वीडियो देख सकते हैं, आप उसका वीडियो देखो और उससे सीख लो आप, ठीक है। क्योंकि मेन इंपॉर्टेंट है कि आपको सीखना है, आपको आगे बढ़ना है, डेट्स आपको फर्क नहीं पड़ता कौन सा टीचर पढ़ा रहा है कौन सा नहीं पढ़ा रहा है, आपको जिससे समझ में आता है, जिससे ट्यूनिंग बैठती है उससे पढ़ो और आगे बढ़ जाओ लाइफ के अंदर, डेट्स इट। तो अब यहाँ पे देखो बताता हूँ कैसे कैसे फॉलो करना है। डे 1 पे आपको स्टार्ट करना है केमिकल रिएक्शन से, पहले चैप्टर बुक का आसान चैप्टर है, इसके अंदर आपको मेन कॉन्सेप्ट है बैलेंसिंग का, बैलेंसिंग आपको सीखनी है, बैलेंसिंग के ऊपर क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करना है। सेकंड डे पे आपको टाइप्स ऑफ रिएक्शन जितना भी कंप्लीट पढ़ लेना, आप इतने टाइम में कंप्लीट पढ़ लेंगे क्योंकि इतना समय होगा, इनफ होगा आपके पास कि एक दिन में आप सारी इनके टाइप्स पढ़ सकते हैं, सबका NCERT के अंदर जितने एग्जाम्पल है सारे आप देख सकते हैं। उसके बाद क्या करना है कि आपको थर्ड डे पे PYQ लगा लेने इस चैप्टर के और इसको जितना पढ़ा है उतना रिवाइज कर लो, बस बहुत है, चैप्टर हो गया। चैप्टर 1 इतना ही है, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है, ऐसा इजीएस्ट चैप्टर मैंने पहले बोला केमिस्ट्री का, ठीक है। अब आप स्टार्ट करेंगे लाइट चैप्टर जो कि काफ़ी लंबा है, तो इसमें थोड़े से ज़्यादा दिन भी लगेंगे, है ना। और चीज़ों में क्या क्या इंपॉर्टेंट बताता हूँ आपको, ठीक है। रिफ्लेक्शन बेसिक बेसिक वैसे तो होगा, ठीक है, इसमें ऐसा नहीं कि बहुत हार्ड पढ़ोगे। अगर प्लेन वाला पढ़ते हो, प्लेन मिरर का खैर पढ़ना ही नहीं है आपको, है ना, एग्जाम में कुछ पूछेगा नहीं उससे, आपको पूछेगा वो कॉनकेव कॉन्वेक्स का पूछेगा, तो कॉनकेव कॉन्वेक्स के जितने भी इमेज फॉर्मेशन के रूल्स हैं बहुत अच्छे से पढ़ने, बाय हार्ट पढ़ने हैं, अगर बहुत दिल से पढ़ोगे तभी याद रहेंगे, नहीं तो भूल भी सकते हो, ठीक है। तो जितने भी रूल हैं आपके, ठीक है, वो सभी रूल्स आपको अच्छे से पढ़ने हैं, उनको रिकॉल करना है। अगले दिन भी रूल्स को एक बार फिर से रिकॉल करो ताकि आपके दिमाग के अंदर बैठ जाए वो, और उनके ऊपर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो कहीं से भी, ठीक है, क्वेश्चंस लगाओ उनके ऊपर। फिर उसके बाद अगले दिन आप मिरर फार्मूलाज कर लो और मैग्नीफिकेशन का कॉन्सेप्ट है उसको पढ़ लो, इनके ऊपर प्रॉब्लम्स फिर आप लगाओ उसके नेक्स्ट डे,
नेक्स्ट डे पूरी प्रॉब्लम्स लगाओ, बहुत प्रैक्टिस करो क्वेश्चन की इनके ऊपर। उसके नेक्स्ट फिर रिफ्रैक्शन पे आ जाओ। रिफ्रैक्शन के अंदर इसके जो लॉज हैं प्रॉपरली पढ़ लो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी उसी दिन कंप्लीट कर लो। ठीक है, एक ही दिन में पूरा आप इसको कर सकते हो, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर पा रहे हो, एक दिन में आराम से पूरा हो जाएगा ये। उसके अगले दिन इसके रूल्स पढ़ लो, रिफ्लेक्शन इमेज के जितने भी रूल्स होते हैं सारे रूल्स पढ़ लो, रूल्स को अच्छे से रिकॉल कर लो दिमाग के अंदर, प्रैक्टिस कर लो। उसके नेक्स्ट डे फिर लेंस फार्मूला और मैग्नीफिकेशन पे फोकस करो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, जैसे यहाँ पे मिरर फार्मूला और मैग्नीफिकेशन होता है, मिरर के लिए था, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लेंस के लिए। ठीक है, तो लेंस के लिए पढ़ना होता है और मिरर के लिए पढ़ना होता है। ठीक है, यहाँ पे आपको लेंस का पढ़ना है। यहाँ पे लेंस में फिर क्या है, लेंस की पावर क्या होगी और उसके भी प्रॉब्लम्स आपको जरूर करने हैं, पावर और लेंस के प्रॉब्लम जरूर करना है। ठीक है, एग्जाम में इसके क्वेश्चन पहले भी हमें देखने को मिले हैं, पावर और लेंस के ऊपर पूछ लेता है क्वेश्चन। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। और जब पावर ऑफ लेंस पूछता है तो कई बार ये भी पूछता है कि जैसे किसी की आई में डिफेक्ट हो रखा है तो उसके लिए कौन सा पावर का लेंस यूज होगा, ये वाला क्वेश्चन भी आता है कई बार। तो अब क्या करना है आपको, अब इसके नेक्स्ट डे आपको ह्यूमन आई कंप्लीट पढ़ लेना। ह्यूमन आई में जो भी कॉन्सेप्ट होता है, राइट, हमारी आंखों में कॉर्निया पार्ट क्या होता है, आइरिस पार्ट क्या होता है, ये सब कुछ आप पढ़ लेंगे, है ना। और फिर आपको डिफेक्ट्स भी पढ़ लेना है कि डिफेक्ट्स कौन सा होता है, हमें दूर देखने की मतलब दूर का नहीं दिखता, पास का नहीं दिखता, डिफेक्ट्स पढ़ना है आपको। और उसका करेक्शन पढ़ना है कि कैसे उस चीज़ को ठीक किया जा सकता है, तो ठीक करने के लिए कौन सा लेंस लगेगा, वो चीज़ आपको समझनी होगी यहाँ पे। ठीक है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है काफ़ी, एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चन देखने को मिलता है हमें यहाँ पे। देखो रिफ्लेक्शन के अंदर एक चीज़ बच जाती है आपकी, जो कि है प्रिज्म का, डिस्पर्जन का, स्कैटरिंग का। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है ये, इतना कुछ मुश्किल नहीं है, बस ध्यान रखना है कौन सा आपका जो लाइट है वो ज़्यादा डिवाइड करता है, कौन सा कम डिवाइड करता है, बस ऐसी चीज़ें जो आपको याद रखनी है। स्कैटरिंग के आपके रियल लाइफ में भी एप्लीकेशन होते थे, बट वो एग्जाम के अंदर अब एग्जिस्ट नहीं करते, तो आपको वो नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, और डिस्पर्जन भी बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, आप पढ़ लेंगे इसको। अब 14th डे पे स्टार्ट करना है आपको रिप्रोडक्शन चैप्टर को। इसमें आपको असेक्सुअल पार्ट पूरा पढ़ लेना है एक दिन के अंदर, कोई मुश्किल नहीं है, आराम से पढ़ लोगे एक दिन में, टू बी ऑनेस्ट बताऊं तो। ठीक है, आप आराम से पढ़ सकते हो, इतना कोई मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है इसके अंदर, चीज़ें याद करने वाली, समझने वाली है। वेरिएशन और असेक्सुअल आप जो पूरा है एक दिन में पढ़ लोगे, नेक्स्ट डे आप सेक्सुअल वाला पार्ट पूरा पढ़ लो। ठीक है, मेल फीमेल इंक्लूडिंग पूरा जितना भी है। फिर उसके लास्ट डे पे आप PYQs लगा लो, डेट से 10 ऑफ इस चैप्टर के लिए, ज़्यादा कुछ नहीं करना, आसान चैप्टर है, पहले बता दिया था आपको, बायोलॉजी का सबसे आसान चैप्टर है। उसके बाद स्टार्ट करना है आपको यहाँ पे एक सेकेंड, वो उसके बाद आपको स्टार्ट करना पे इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस टॉपिक, यानी इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर पढ़ना है। उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस तक का टॉपिक जो है, वोल्टेज तक का जो टॉपिक है वो एक दिन में पढ़ लो। इनके ऊपर डेफिनेटली बहुत सारी प्रॉब्लम्स लगाओ। देखो इजन भी आप जो एग्जांपल्स वगैरह थोड़े बहुत तो करोगी, पर नेक्स्ट डे क्या करो, इनके ऊपर प्रॉपर बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, फिर अगले दिन क्या करो, ओम्स लॉ पढ़ लो। ओम्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चन देखने को मिलता है इसका। और रेजिस्टेंस और रजिस्टिविटी से क्वेश्चन पढ़ो, इस मतलब चीज़ें पढ़ो। इसके अंदर क्या आएगा आपका, सीरीज और पैरेलल का कॉन्सेप्ट आता है, सीरीज और पैरेलल का कॉन्सेप्ट आता है, उसको अच्छे से पढ़ लो। और उसके ऊपर सर्किट डायग्राम्स की प्रॉब्लम नेक्स्ट डे आराम से बैठ कर प्रैक्टिस करो, बहुत सारी प्रॉब्लम्स करो, उनको समझो कैसे किया गया है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे, अब आपको पढ़ना है हीटिंग इफेक्ट पढ़ना है, जो कि जूल्स का लॉ आता है आपका हीटिंग इफेक्ट का। ठीक है, वो आपको पढ़ लेना है। इसमें एक रिलेशन देखने को मिलेगा, P का, V का, I का, R का। ठीक है ये सब क्या है, मतलब वोल्टेज है आपका, वोल्टेज हो गया, करंट हो गया, ठीक है, रेजिस्टेंस हो गया, इन सब में क्या आपका, और पावर हो गया, इसमें क्या रिलेशन होता है, वो सब कुछ आपको यहाँ पे पढ़ना होगा। और इन्हीं के ऊपर भी क्वेश्चन आपके आते हैं एग्जाम के अंदर डेफिनेटली। ठीक है, तो ये चीज़ आपको प्रैक्टिस करनी है। अब इसमें क्वेश्चन आता है, मतलब क्या है, क्वेश्चन ऐसे पूछ देगा कि ऐसे घुमा फिरा के वो यही चीज़ें पूछता है एट द एंड। पोटेंशियल डिफरेंस पूछ लेगा, या तो इलेक्ट्रिक करंट पूछ लेगा, या घुमा फिरा के आपसे यहाँ रेजिस्टेंस निकलवा लेगा। ठीक है, रेजिस्टिविटी खैर मटेरियल की होती है, तो कोई मटेरियल होगा उसकी रेजिस्टिविटी के बार निकालने का क्वेश्चन आता है, तो ये थोड़ा लेंथी हो जाता है कैलकुलेशन में देखे तो। अगर इसका क्वेश्चन आएगा तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव तो हो गया, आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा कैलकुलेशन के अंदर। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं लाइफ प्रोसेस चैप्टर, बहुत ज़्यादा लेंथी चैप्टर कह सकते हैं इसको, काफ़ी कुछ याद करने का। न्यूट्रिशन पूरा, न्यूट्रिशन किसमें, प्लांट में और ह्यूमंस के अंदर। तो देखो टाइम तो लगेगा करने में, थोड़ा टाइम लगेगा, डाइजेशन वगैरह पूरा पढ़ोगे, प्लांट्स के अंदर ही पढ़ोगे तो टाइम लगेगा, तो इसको करना है डेफिनेटली, एक दिन में ही करना है आपको। ठीक है, एक दिन में कर लोगे इसको, हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। उसके बाद रिस्पायरेशन पढ़ना है, रिस्पायरेशन पूरा कर लो एक दिन के अंदर। फिर उसका ट्रांसपोर्टेशन हार्ट का, फिर डबल सर्कुलेशन कॉन्सेप्ट क्या होता है, सब कुछ, राइट। और जैसे आपके जो मैमल्स वगैरह होते हैं उनमें, राइट, कि इसमें कितने चैम्बर होते हैं, ये सब कुछ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन में पूरा ये कर लो। उसके बात करें एक्सक्रीशन वाला कॉन्सेप्ट, एक्सक्रीशन कॉन्सेप्ट पूरा करो, राइट, कैसे प्रोसेस होता है यूरिन फॉर्मेशन का वगैरह वगैरह, जो कुछ भी इसके अंदर, वो सब कुछ अच्छे से आप जो कवर कर रहे होंगे, एक्सक्रीशन वाला पार्ट जो है। उसके बाद करना है आपको एसिड बेस एंड सॉल्ट करना है। इसके अंदर आपको इनके पहले तो बेसिक फंडामेंटल, ठीक है, फंडामेंटल सीखना है कि एसिड बेस एक्चुअली में होता क्या है, ये काम कैसे करता है, ये क्या रिलीज करता है पानी में डालने पे, ये सब कुछ आपको सीखना है। उसके बाद इंडिकेटर्स पढ़ने, इंडिकेटर क्या होता है, कि पता कैसे चलेगा कोई चीज़ आपका एसिड है कि बेस है, कौन कौन सा इंडिकेटर होता है, वो सब कुछ आप अच्छे से पढ़ लेंगे एक दिन के अंदर। डेफिनेटली इंडिकेटर भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलता ही मिलता है एग्जाम के अंदर। ठीक है,
उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेंगे इनकी, एसिड बेस सॉल्ट्स की क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, सॉरी एसिड बेसिस की कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। उसके बाद न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ेंगे। न्यूट्रलाइजेशन मतलब क्या होता है, कुछ न्यूट्रल हो गया यानी एसिड और बेस मिलकर न्यूट्रल हो जाता है, उसी को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यहाँ पे। उसके बाद आपको पीएच स्केल डेफिनेटली बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि पीएच स्केल में बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इसके अंदर कुछ रियल लाइफ फिनोमेनन्स होते हैं, जैसे कि एसिड रेन वगैरह हो गया, टूथ डीके हो गया आपका, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर, तो ये चीज़ आपको पढ़ लेनी अच्छे से। उसके बाद सॉल्ट्स तो बहुत प्यारा टॉपिक है। इसके अंदर आपका प्रिपरेशन पूछ लेगा, फॉर्मेशन पूछ लेगा, राइट। कॉमन नेम क्या होता है, कॉमन नेम से भी क्वेश्चन आ जाता है, राइट, कि उसका कॉमन नेम क्या है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे डेफिनेटली क्वेश्चन आता है सॉल्ट से, तो गारंटेड है कहीं कहीं से क्वेश्चन अच्छा है ना, सॉल्ट से जरूर आएगा। सॉल्ट बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। उसके बाद एक दिन लगा के आपको आवर एनवायरनमेंट चैप्टर पढ़ लेना है। बहुत मतलब बहुत ईजी चैप्टर है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। वही बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होता है, ओजोन लेयर क्या होता है, उसका डिप्लेशन कैसे हो रहा है, ठीक है। आप एक दिन में इसको ईजी कर सकते हैं, ये वन डे ही है आपका। आप इस चैप्टर को, मुझे लगता है अगर आपको थोड़ी बहुत नॉलेज अच्छे से है, पहले से आप एसएसटी वगैरह ठीक से पढ़ते थे पहले से क्लासेस में, साइंस ठीक से समझिए आपने, तो आप इसको एक दिन में क्या, एक दिन में तो मतलब ऐसे दिया मैं एक दिन में करने के लिए, आप इसको चाहे तो 1 घंटे में भी कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ईजी चैप्टर है। उसके बाद स्टार्ट करना है आपको कार्बन एंड कंपाउंड स्टार्ट करना है, जिसमें कार्बन की आपको पूरी प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है, हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, ठीक है, वो पढ़ना है आपको। उसके अलावा होमोलोगस सीरीज आपको पढ़ना, होमोलोगस सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़ लेना, होमोलोगस सीरीज बहुत ध्यान से पढ़ना है इसको, ठीक है। फिर नोमेनक्लेचर बहुत प्यारा टॉपिक है, इसको ध्यान से पढ़ना, इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा फंसते हैं, इसको अच्छे से करना है। एक दिन नोमेनक्लेचर अच्छे से पढ़ो, बहुत सारे मल्टीपल क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, फिर नेक्स्ट डे उसके पीवाईक्यू लगा के खुद से देखो क्या तुम खुद से कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, वो इंपॉर्टेंट है, तुम्हें खुद को आना चाहिए, ठीक है। कोई टीचर सॉल्व कराए आपको, वो इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप खुद कर पा रहे हो कि नहीं, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके अलावा केमिकल प्रॉपर्टीज़ आपकी कार्बन कंपाउंड्स की कौन कौन सी होती है, ये इंपॉर्टेंट है, इससे डेफिनेटली एग्जाम में क्वेश्चन आता है। इसमें क्या आपका एस्टरिफिकेशन हो गया, आपका हाइड्रोजनेशन हो गया, सोपिनिफिकेशन हो गया, ठीक है, सेपोनिफिकेशन हो गया, वहाँ से ऐसे क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे, राइट। सोप्स का फॉर्मेशन वगैरह होता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको जरूर पढ़ना है। इसके अंदर कुछ आपकी पाँच सात आई थिंक कुछ इक्वेशंस वगैरह हैं, ठीक है, उसको आप रट लोगे, वही एग्जाम के अंदर सीधा पूछ ली जाती है, ठीक है, राइट साइड, उसको रटना जरूर है अच्छे से। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे मैग्नेटिक इफेक्ट्स के अंदर आपको सोलेनॉइड कवर करना है, मैग्नेटिक इफेक्ट वाला चैप्टर है, ठीक है। आपने इलेक्ट्रिसिटी पढ़ लिया तो आपके दिमाग के अंदर चीज़ें क्लियर है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो आप सोलेनॉइड अच्छे से कवर कर लेंगे, हालांकि चैप्टर बिल्कुल अलग है, फिर भी मैं आपको एक बता रहा हूँ, ठीक है, कि इंपॉर्टेंट है अगर आपने करंट पढ़ रखा है तो, ठीक है। तो सोलेनॉइड अच्छे से कर लेंगे। सोलेनॉइड करने के बाद अगले दिन आप एसी और डीसी समझेंगे कि अल्टरनेटिव करंट क्या होता है, डायरेक्ट करंट क्या होता है, और फ्लेमिंग्स रूल आप अच्छे से पढ़ लेंगे। डेट सेट बहुत है इस चैप्टर के अंदर, आप चाहे तो इसी दिन के अंदर अगर टाइम मिले तो आप पीवाईक्यूज पे भी नजर मार सकते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्चुअली पीवाईक्यू होते हैं, इसके इतना कुछ हार्ड नहीं होता। फिर हम बात करते हैं उसके बाद कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के अंदर आप प्लांट्स पढ़ेंगे, प्लांट्स के अंदर कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं, क्या क्या एक्ट करता है, वो पढ़ लेंगे। दूसरे दिन आप एनिमल्स के अंदर कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे और उसको समझ लेंगे अच्छे से, ठीक है। उसके बाद आपने पढ़ना है यहाँ पे, अब अगला चैप्टर स्टार्ट करना है यहाँ पे, 1 सेकंड रुको, ये स्लाइड आगे कहाँ से आगे देखो, हाँ। तो फिर आपको करना है हेरिडिटी, क्या करना है यहाँ पे, सॉरी आई थिंक यहाँ पे माउस सेलेक्ट हो गया है, कहाँ गया, पेन, ठीक है, स्लाइड बैक कर लेते हैं, देखो। उसके बाद आपको फिर 1 सेकंड रुको, फिर से गलती हो गई, पेन आई थिंक ये कैच नहीं कर रहा है क्या, हाँ कर लिया इसने, नहीं फिर से नहीं कर रहा, 1 सेकंड रुको, हाँ ठीक है। देखो फिर आपको करना है हेरिडिटी। हेरिडिटी चैप्टर के अंदर इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट है, इसको आप समझ लेंगे तो आपने चैप्टर पूरा समझ लिया, एटसेट इतना ही समझना है आपको, ठीक है। इनहेरिटेंस ऐसा नहीं कि एकदम समझ जाओगे, टाइम लगेगा, बट समझ जाओगे इसको, मेंडल्स लॉ के द्वारा जो भी इनहेरिटेंस का है, ठीक है, उसको आप पढ़ लेंगे यहाँ पे। फिर नेक्स्ट डे आपको डिटर्मिनेशन पढ़ना है, ठीक है, कैसे डिटर्मिन होगा कि एक जो बेबी है वो मेल होगा कि फीमेल होगा, ठीक है, ये आप पढ़ लेंगे इसको। उसके बाद इसके ऊपर पीवाईक्यू लगा लेंगे उस दिन चैप्टर के, पीवाईक्यू मतलब पूरा लगाना है हेरिडिटी का, ये नहीं कह रहा कि सिर्फ इस टॉपिक लगाना है, इस पूरे चैप्टर के पीवाईक्यू लगा लो, डेट सेट इनफ है इसके लिए। 40 डे पे स्टार्ट करो, मेटल नॉन मेटल पढ़ो, इसके अंदर प्रॉपर्टीज और रिएक्टिविटी सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। रिएक्टिविटी सीरीज डेफिनेटली आपको अच्छे से पढ़ लेनी है, रिएक्टिविटी सीरीज बहुत काम की आपकी, ठीक है, आगे भी आपका केमिकल रिएक्शन में भी काम आती है, इसलिए पढ़ लेना अच्छे से इसको। फिर नेक्स्ट डे आपको आयनिक कंपाउंड्स, उनका फॉर्मेशन कैसे होता है, और ये मेटलर्जिकल प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि रोस्टिंग हो गया, ठीक है, वो रोस्टिंग नहीं जो आप यूट्यूब वीडियोस के अंदर देखते हैं, रोस्टिंग हो गया, कैल्सिनेशन हो गया, ठीक है, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट प्रोसेस वगैरह होते हैं इसके अंदर, वो आप पढ़ लेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो इतना आप कर लेंगे। अब देखो चैप्टर तो पूरा हो गया, जितना मतलब सिलेबस आना था वो सिलेबस आपने कर लिया। अब करना क्या है, 42nd डे पे आपको कंप्लीट फिजिक्स रिवाइज करनी है। कंप्लीट फिजिक्स रिवाइज करो और शॉर्ट नोट्स बनाओ, ऐसे एक पेज ले लो, उस पर फिजिक्स का फॉर्मूला लिखो, कॉन्सेप्ट लिखो, ठीक है, जो जो इंपॉर्टेंट है। बायोलॉजी के डायग्राम्स रिवाइज करो उसके नेक्स्ट डे, जितने डायग्राम है सारे बना के देखो उससे क्या तुम्हें आ रहे कि नहीं आ रहे। फॉर्मूला शीट बनाओ, फॉर्मूला शीट इन द सेंस की मतलब इक्वेशंस की बात कर रहे हैं, इक्वेशंस की लिस्ट जो है ना पूरी चैप्टर वाइज, चैप्टर लिखो इक्वेशंस लिखो, चैप्टर लिखो इक्वेशन लिखो, ऐसे करके एक सिंगल पेज के नोट बना लो, उनसे पढ़ो, फिर उनसे याद करते रहो, ठीक है, उससे रिकॉल जल्दी होगा आपको। अब क्या करना है, PYQ 2025 का पेपर उठाओ, पेपर उठाना है आपको, क्या क्वेश्चन पेपर, ध्यान से समझना इस बात को, क्वेश्चन पेपर लेना है
और खुद से सॉल्व कर रहे हैं। हो सकता है कुछ क्वेश्चन आपने PYQ जब आप कर रहे थे बीच में 50 दिनों के अंदर तो आपने कुछ कवर कर लिया, नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। बट आपको पूरा पेपर सॉल्व करना है, कोई सा भी सेट उठा लो, मैं ये नहीं कह रहा कौन सा उठाना है, कौन सा स्पेसिफिक, ऐसा कुछ नहीं, कुछ भी उठा के सॉल्व कर सकते हो। तो उधर 25 का पेपर उठाओ और उसको सॉल्व करो। उसके बाद फिर 26 का पेपर उठा लो, 26 का पेपर पूरा लगा लो नेक्स्ट डे आप चाहो तो। फिर एक दिन आप 24 का पेपर भी लगा लो। यानी अलग अलग साल के पेपर एक बार उठा के पूरा पूरा लगा के देखो, उससे पता लगेगा आप कितना जानते हो, आपको कितना आता है। हाँ, याद रहे क्वेश्चन पेपर जब आप सॉल्व करेंगे उसके बाद आपको एनालिसिस करना है, क्या गलतियां हैं उनको इंप्रूव भी तो करना है, और सेम डे इंप्रूव करेंगे आप, नेक्स्ट डे के लिए नहीं छोड़ेंगे, नहीं तो बहुत टाइम वेस्ट आप कर रहे होंगे अपना। ठीक है, तो उसी दिन आपको एनालिसिस भी कर लेना है उन चीज़ों का, ये बात मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ। ठीक है, अब उसके बाद आपको अगर सैम्पल पेपर की बुक ले रखी है तो सैम्पल पेपर लगा लो, है ना, लगा सकते हो। उसके अलावा एक सलाह जो मैं दूंगा आपको, अगर मान लो तो अच्छी बात है कि ऑफिशियल जो सैम्पल पेपर आता है, CBSE वाले सैम्पल पेपर रिलीज़ करते हैं। पेपर रिलीज होता नहीं, यूट्यूब पर सॉल्यूशन डल जाते हैं, नॉट अ बिग डील एट ऑल, हम भी डाल देंगे किस दिन, ठीक है, तो सॉल्यूशन डल जाते हैं, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम कि सॉल्यूशन डल गया। बहुत सारे बच्चे फिर सॉल्यूशन देखने लग जाते हैं, या जैसे ट्यूशन में गए तो ट्यूशन में सॉल्व करा दिया सर ने, तो ऐसा होता है कि राइट आप सॉल्यूशन देख लेते हैं, आप समझ जाते हैं पेपर में क्या है, उसका क्या आंसर है ना, तो वो चीज़ें नहीं करनी आपको। और कुछ स्कूल्स तो इतने महान होते हैं कि वो CBSE के सैम्पल पेपर को उठा के अपने पीरियडिक जो उनके टेस्ट वगैरह होता है, पीरियडिक टेस्ट को या फिर क्या बोलते हैं उसे, प्री बोर्ड्स वगैरह होता है, उसमें डाल के दे देते हैं, बच्चे उसे करके खुश होते हैं, क्योंकि आपने सॉल्यूशन पहले देख लिया, आपको क्या पता है ना, सॉल्यूशन पहले देख के बैठो, क्या क्या झंडे गाड़ रहे हो उसके अंदर। तो काम क्या करना है, जब भी ऑफिशियल पेपर रिलीज होगा आपको शोर नहीं बचाना है ना, अरे भाई ऑफिशियल पेपर रिलीज हो गया, अब क्या होगा, रिलीज हो गया, उसको लोड डाउनलोड करो, आराम से बैठो घर में और खुद से सॉल्व करो, बिना कुछ वो किए, मतलब ये नहीं कि चीटिंग वीटिंग करनी है, खुद से बैठ के उस पेपर को सॉल्व करो। ऑफिशियल जो पेपर आ रखा है, ऑफिशियल पेपर सॉल्व करोगे, आइडिया लगेगा दिमाग के अंदर कि हाँ CBSE ने कुछ ऐसा पेपर दिखाया है, क्या पता कुछ ऐसा कुछ आइडिया देखने को मिलेगा आपको, उससे आपको एक प्रिपरेशन का लेवल पता चल जाएगा यहाँ पे, क्योंकि आपने 25 का पेपर देख लिया, 26 का पेपर एक बार ट्राई किया है, 24 का ट्राई किया एक बार, आपने ऑफिशियल जो यहाँ पे क्वेश्चन पेपर है सैम्पल पेपर उसको ट्राई कर लिया है। ठीक है, तो इन चीज़ों को जब आप ट्राई कर लेंगे उसके बाद आपको 49th डे पे फिजिक्स के प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करने, फिर से जितने भी प्रॉब्लम्स वगैरह आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लगे, जो आपको हार्ड लगे, आप उसको रिकॉल कर लेंगे, डेट सेट, तो आपका 50 डे पे आके सब कुछ डन हो जाएगा। 1 डे को आप एज अ रिजर्वेशन भी मान सकते हैं, एक दिन जो बचा हुआ एक्स्ट्रा आपका, ठीक है, जिससे कि आप जो अगर एक दिन कोई इधर उधर रह गया तो आप उसको कवर कर सकते हैं। बाकी मैं यही मान के चलता हूँ कि आप किसी भी दिन जो इसके अंदर वेस्ट नहीं कर रहे होंगे और सभी चीज़ों को बिल्कुल सिस्टमैटिक वे में जैसा बताया गया बिल्कुल वैसा ही कवर कर रहे होंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ठीक है, यही था इस वीडियो के अंदर। उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरी चीज़ जो यहाँ पे समझ आ गई होगी, किस प्रकार से सिलेबस आप कर रहे होंगे। ठीक है, इसका जो PDF है, PDF मैं अटैच कर दूंगा नीचे, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना, जिससे कि आपको जो ये सब लिखना ना पड़े, है ना, आप लिखोगे फिर टाइम वेस्ट करोगे, है ना, लिखने से क्या फ़ायदा। आप PDF डाउनलोड कर लेना, उसमें देख लेना क्या क्या है, चाहे तो प्रिंट निकाल लेना उसका, ठीक है, प्रिंट में निकाल सकते हो, ठीक है, और फिर उसके हिसाब से देख लेना कि क्या आपको कवर करना है, कैसे करना है, उसके अकॉर्डिंग आप शेड्यूल रख सकते हो 50 दिनों का। ठीक है, आप इसमें किसी स्लॉट को आगे पीछे कर सकते हो, मतलब स्लॉट उठा के पूरा चैप्टर आगे पीछे कर सकते हो चाहो तो, ये नहीं कि टॉपिक्स आगे पीछे तो कर नहीं पाओगे, क्योंकि मैंने सीक्वेंस में लिख रखा है उनको, इसी सीक्वेंस में आप पढ़ोगे तो आप डेफिनेटली बहुत अच्छा स्कोर भी करोगे, बहुत अच्छी आपकी अंडरस्टैंडिंग भी बिल्ड हो रही पारी होगी एग्जाम के लिए। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे, कीप स्टडिंग, बाय बाय।